बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हमने कल जो नॉलेज स्टार्ट किया स्पीशीज एंड स्पेसिएशन, इसमें दो एसएलओज हम कवर कर रहे हैं। पहला एसएलओ हमसे डिमांड कर रहा था कि हम डिफाइन करें स्पीशीज को। कल ये एसएलओ हमने इस नॉलेज में कंप्लीट किया। आज हम सेकंड एसएलओ को पढ़ेंगे जो कि स्पीशिएशन से रिलेटेड है, यानी स्पीशीज कैसे इवॉल्व होती है। और अगर आप एक्शन वर्ब पे फोकस करें तो हमने उसे डिटेल पढ़ना है, डिस्क्राइब करना है क्विकली। स्पीशीज चूंकि हमने पढ़ा है तो एक सिमुलेशन में मैं आपको इसको रिवाइज कर देता हूं ताकि हम आगे सिमुलेशन से बाद स्पीशिएशन को पढ़ें। अब यहां अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट मल्टीपल ऑर्गेनिज्म है जो कि हर एक अपने अंदर एक अलग स्पीशीज है। ये एक अलग स्पीशीज है। आपके पास बर्ड्स में अलग स्पीशीज है और एनिमल्स के अंदर आप देखो नीचे उन्होंने बेशक पेड़ दिखाए हुए हैं लेकिन हर एक एक स्पीशीज है। अगर आपको याद हो हमने इन्हें डिफाइन किया था कि ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में मेटिंग कर सकते हैं और उसके नतीजे में ये अपने ही जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से मुराद था कि जब इनके ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करें तो वो भी दोबारा ऐसे ही ऑर्गेनिज्म बनाए। और तीसरी बात हमने की थी कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होने का मतलब यह है कि कैंगरू जो हैं ये अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म यानी कैंगरू के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये आपके पास एंटीलोप के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड है। यही मामला इन सब का आपस में एक दूसरे के साथ है कि इनमें से कोई भी एक स्पीशीज का मेंबर दूसरी स्पीशीज के मेंबर के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। और बाज औकात जहां हमने हाइब्रिड केस में देखा था अगर वहां रिप्रोडक्शन हो भी जाती है दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर के दरमियान तो उनका जो ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड बनता है वो इनफर्टाइल था, यानी कि वो आगे से ऐसे ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था। तो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन थी स्पीशीज की। एक एक को हम ऑब्जर्व करते हैं, बस आपने देखना है कि किस तरह से ये स्पीशीज जो है ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है एक दूसरे से। ये एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी, मेटिंग नहीं करेंगे। ये अपने ही जैसे मेंबर के साथ, सेम स्पीशीज के मेंबर के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। राइट? ये जो तमाम आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब डिफरेंट स्पीशीज हैं। ये आपकी बेसिक समरी थी डिफाइन स्पेसिएशन में। स्पीशीज में डिस्क्राइब स्पेसिएशन को अगर हम कवर करें तो हमने बात की कि असल में जो स्पेसिएशन का प्रोसेस है, स्पेसिएशन का प्रोसेस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। ऑलरेडी कुछ ऑर्गेनिज्म है, हम देखते हैं इनसे एक नई स्पीशीज बनती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनमें हम देखते हैं बाजू का बैरियर आ जाता है। ये बैरियर फिजिकल भी हो सकता है जैसे दरिया है, समुंदर है या पहाड़ हैं, या बायोलॉजिकल भी हो सकता है। इन दोनों को हमने अभी डिटेल पढ़ना है, आपको वहां ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि बायोलॉजिकल बैरियर क्या हो सकता है। ठीक, इससे होता यह है कि वो जो स्पीशीज के मेंबर हैं जब उनमें बैरियर आ गया, अब वो बैरियर फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, बैरियर है, ये जो अब मेंबर है सेम स्पीशीज के, इनमें आपस में मेटिंग नहीं हो पाएगी, ये एक दूसरे से आइसोलेट हो गए। कई जनरेशन के बाद आप देखेंगे कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ चुका हुआ है कि ये अपने अपने एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में इवॉल्व हुए और ये आपस में एक दूसरे के साथ मेट नहीं कर पाए इस बैरियर की वजह से। अब इनके अंदर इतना चेंज आ गया है कि अब ये अगर आप इन्हें एक जगह भी रखें तो आप देखेंगे कि चूंकि ये दो डिफरेंट स्पीशीज बन चुकी हैं और ये रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, अब इनमें मेटिंग का प्रोसेस नहीं होगा तो वो आगे से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, जिसके नतीजे में आप देखते हो कि आपके पास एक सिंगल स्पीशीज जो है वो फाइनली दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड कर जाती है और इसके नतीजे में वो नई स्पीशीज बनाती है। इफ यू रिमेंबर, कल हमने ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है इसकी पहली टाइप पढ़ी थी कि ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रही है ये प्री मेटिंग भी हो सकती है, यानी बिफोर मेटिंग प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं
और जनरली आप देखते हो इसमें फिजिकल बैरियर हो सकता है, जैसे वो कह रहे हैं रिवर, कि आपके पास दो पॉपुलेशन हैं और वो दो जमीन के खित्तों पे मौजूद है, लेकिन दरमियान में आप देखते हो उनके कनेक्शन नहीं है, कोई रिवर आ गया, कोई माउंटेन आ गया, दो अलग खित्ते बन गए, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, मेटिंग नहीं कर पा रहे, ये है प्री मेटिंग आइसोलेशन, जो कि फिजिकल बैरियर की वजह से। या फिर आप देखते हो बाज़ औक़ात लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही एनवायरमेंट या इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया होता है, लेकिन इनकी जो ब्रीडिंग टाइमिंग है, ब्रीडिंग पीरियड है, इसमें फर्क आ जाता है। यानी कि ये ब्रीडिंग किस टाइम करते हैं, बाज़ औक़ात आप देखते हो ये डिफरेंस विद इन 24 आवर होता है। जैसे मैंने आपको कुछ फ्रॉग की एग्जांपल दी थी कि इनकी ब्रीडिंग टाइमिंग में फर्क आता है, चाहे ये एक ही एरिया में रह रहे हो, कुछ अर्ली इवनिंग कर रहे होते हैं, कुछ नाइट टाइम में ब्रीडिंग को प्रेफर करते हैं। ये भी आपके पास एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का बाइस बन जाता है। अब वो जो ब्रीडिंग टाइमिंग में डिफरेंस है वो 24 आवर का भी हो सकते हैं, वो सीजन का भी हो सकते हैं कि एक स्पीशीज जो है वो एक सीजन को प्रेफर कर रही है, दूसरी स्पीशीज दूसरे सीजन को प्रेफर कर रही है, ईयर का भी हो सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मैंने आपको बकायदा पहाड़ में वो एक सिमुलेशन भी समझाई थी कि ये जो आपके पास प्री मेटिंग आइसोलेशन है ये हैबिटेट्स की वजह से भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको कल लास्ट में माउंटेन वाला एरिया समझाया था कि एक साइड पे टेम्परेचर कम था, दूसरी साइड पे टेम्परेचर ज्यादा था, जिसकी वजह से दो अलग हैबिटेट्स बन गए थे। अब दो अलग हैबिटेट्स में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो फिर दो डिफरेंट स्पीशीज बने, उनमें आपस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गई। दूसरा सिनेरियो देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। यहां अब आपको इस चीज की समझ आनी है कि बैरियर जो है ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है। पोस्ट मेटिंग नाम बता रहे हैं कि मेटिंग का प्रोसेस होगा, मेल स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होगा, लेकिन वहां आप देखोगे कुछ ऐसा होगा कि आपके पास डेवलपमेंटल प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ठीक, जैसे कि कहते हैं पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन के अंदर ना फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। फर्टिलाइजेशन से मुराद है कि स्पर्म जो है ये एग के साथ फ्यूज होके जाइगोट नहीं बना पाता, क्योंकि जाइगोट जो है यहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक, कहते हैं बेशक इस सिनेरियो में मेटिंग हो चुकी होती है, लेकिन स्पर्म और एग फर्टिलाइज नहीं कर पाते, जिस वजह से आप देखते हो डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, अब यहां पे कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि दो अलग कम्युनिटीज हैं, पॉपुलेशन है और उनके दरमियान में कोई दरिया या पहाड़ है। यहां के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह है, एक साथ ही रह रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि जो फीमेल है उसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के स्पर्म को सपोर्ट ही ना करे, कि मेटिंग का प्रोसेस हुआ, स्पर्म एंटर हुए बॉडी में, फीमेल के ट्रैक में जो एग है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं कर सका, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक उस स्पर्म को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ठीक, जिसकी वजह से आप देखते हो फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ये चीज आपको बहुत कॉमन मिलती है डॉग ब्रीड्स में। डिफरेंट डॉग ब्रीड्स हैं जिनमें हम देखते हैं कि मेटिंग प्रोसेस के दौरान जो स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर होते हैं वो उस तरह से फंक्शनल नहीं हो पाते। ठीक हो गया। इसके अलावा कहता है पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन जो है वो हाइब्रिड्स की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि हाइब्रिड्स जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। जैसे कि आपके पास म्यूल है, ठीक, इस केस में अगर आपके पास हाइब्रिड जो ऑलरेडी हमारा स्टेराइल है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हुए, ये अगर ऑर्गेनिज्म मेटिंग करेगा तो वो पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन में आ जाएगी, वहां पे आप देखोगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। ठीक, लास्ट में अब हम आते हैं स्पेसिएशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास इन दोनों सिनेरियो में चाहे आपके पास वो जियोग्राफिकल बैरियर आ रहा है जैसे हमने प्री मेटिंग में देखा, या रिप्रोडक्टिव बैरियर जिसको पीछे हमने बायोलॉजिकल बैरियर का नाम भी दिया, जो कि हमें पोस्ट मेटिंग में मिलता है, दोनों की बेसिस पे हमारे पास नई स्पीशीज इमर्ज होती हैं। ये जो स्पेसिएशन का प्रोसेस है ना, ये फिर आगे से दो तरह के, एक मेथड जो है इसे हम बच्चों कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। अब आपने अंडरस्टैंड करना है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में एक नई स्पीशीज बनने जा रही है, लेकिन कैसे? अगर हम इसको रीजन को देखें तो ये ग्रीक वर्ड एलो से निकला, जिसका मतलब होता है डिफरेंट,
और पैट्री का मतलब होता है नेटिव लैंड, यानी यहां पे फिजिकल बैरियर होगा। दो जो पॉपुलेशन है उनके दरमियान जो उनका मस्कन है, हैबिटेट है, वो डिफरेंट होगा। तो एलोपैट्रिक स्पीशीएशन तब होती है जब पॉपुलेशंस जो है वो जियोग्राफिकली यानी फिजिकली एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, यानी उनके एरिया जो है वो किसी माउंटेन की वजह से या रिवर की वजह से डिवाइड हो जाते हैं, जिस वजह से आप देखते हो कि दो डिफरेंट एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म आपस में मेटिंग नहीं कर पाते। तो विद टाइम उनका एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से उनके अंदर इतनी तब्दीली आ जाती है कि आप देखते हो एक डिफरेंट स्पीशीज में इवॉल्व हो जाते हैं। कहते हैं यही सिनेरियो जो था ये डार्विन फिंचेस में भी हुआ। हमने नेक्स्ट एसएलओ जब पढ़ना है डार्विन का वॉयज, डार्विन ने जो अपना सफर किया था जिस दौरान उसको जो मुशाहदात हुए और उसकी बेस पे उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिंचेस। डार्विन ने मल्टीपल फिंचेस पेयर जो थे वो स्टडी किए थे साउथ अमेरिकन आइलैंड्स के अंदर, और वो जो फिंचेस थे बज़ाहिर दिखने में आपको लगता था जैसे ये एक ही स्पीशीज है जिसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस हुई है, लेकिन जब उसने उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता लगा कि ठीक है इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं लेकिन इनमें बहुत नुमाया फर्क आ चुका हुआ है। और जब उसने उन फिंचेस की टाइप्स को उनके कुदरती माहौल के साथ समझा ना, तो उसे तब समझ आई कि असल में हर फिंच जो है वो अपने कुदरती माहौल के मुताबिक बनी है। जिस तरह का जिसको माहौल मिला उसमें उस तरह की चेंजेस आई हैं, जिस वजह से डिफरेंट माहौल्स के अंदर रहने वाली जो फिंचेस है ना ये एक दूसरे से इतनी डिफरेंट हो गई है कि आज हम कहते हैं ये एक अलग स्पीशीज बन चुकी है। लेकिन माजी में ऐसा नहीं था। शुरू में आपके पास ये कोई एक ही फिंच थी, लेकिन जब वो मेन लैंड से बड़े एरिया से मूव करके छोटे छोटे जजीरों में गई ना, अब हर जजीरे का माहौल अलग था। जब हर जजीरे का माहौल अलग था ना तो उसके मुताबिक वहां जो फिंच थी शुरू में तो सेम थी, लेकिन जब वो अपने अपने माहौल के मुताबिक खुद को अडॉप्ट किया उनके अंदर चेंजेस आई। विद टाइम इतनी ज्यादा चेंजेस आ गई कि आपको ऐसे लगता है जैसे एक जजीरे की फिंच दूसरे जजीरे की फिंच से डिफरेंट है। तो आज हम कहते हैं कि ये असल में अलग अलग स्पीशीज है। हुआ कुछ यूं कि आपके पास कुछ कॉमन एंसेस्ट्रल फिंच थी जो कि सीड खाती थी, बीजों को खाया करती थी। ये जो कॉमन फिंच है ना, जब ये फ्लाई करके मेन लैंड के मेन रकबे के पास जो छोटे छोटे जजीरे हैं वहां गई, हर जजीरे का अपना अपना माहौल था, इन्हें वहां डिफरेंट माहौल मिले, तो इनके अंदर वो चेंजेस आई। जैसे एग्जांपल देखो, ये वाली अगर आप देखो फिंच तो कहते हैं ये इंसेक्टिवोरस है, यानी कि ये कीड़े मकोड़े खाती है। तो आप देखो इसकी जो बीक है ये किस तरह से इवॉल्व हुई है, देख रहे हो जो एंसेस्टर है इसकी बीक में और इसकी बीक में फर्क आ गया। अब ये एक फीचर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस तरह के और भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन हम बीक शेप को देखें तो हमें कोई एक्सपर्ट ही नहीं चाहिए, हम देख के ही आइडिया लगा सकते हैं हां कि इनकी बीक्स की जो शेप है ना इसमें बड़ा वाजिया फर्क है। और ये फर्क इसलिए है जब आप इनको इनके माहौल के मुताबिक देखते हो तो आपको पता लगता है इनको खुराक ऐसी मिल रही है। इसने खाने कीड़े मकोड़े, इसकी बीक और तरह की है। यहां देखो ये भी आपके पास इंसेक्टिवोरस है, लेकिन ये दरख्तों से कीड़े मकोड़े निकाल के खाती है। इसकी चूंच देखो, बीक देखो, बारीक है, लंबी है, ठीक। इसी तरह इसको देखो, कैक्टस पार्ट खाती है, उसकी भी इस तरह। ये इंटरेस्टिंग केस है। यहां पे आप देख सकते हो कि किस तरह इंसेस्टर जो है उसकी और इसकी बीक में कितना फर्क आ चुका है। इस बीक को अगर हम देखें तो ये काफी ब्रॉड नहीं है, थिक है, मोटी सी है, ठीक है, जैसे इसने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है जिसको बाइट करना है। तो असल में ये जो फिंचेस हैं ये खाती हैं लार्ज सीड्स, बड़े बड़े सीड्स खाती हैं, नट्स खाती हैं। और हमें पता है सीड्स और नट्स जो हैं ये बाहर से सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। उन नट्स को ब्रेक करने के लिए फिर इन्हें ऐसी बीक चाहिए, कोई बारीक बीक जो होगी ना उनकी मदद से ये नट्स नहीं तोड़ सकते। अब इन्हें चूंकि माहौल ऐसा मिला जहां इनके लिए वो इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े ज्यादा नहीं थे, तो इन्हें फिर सीड्स के ऊपर रिलाय करना पड़ा, और सीड्स को ब्रेक करने के लिए इन्हें इस तरह की बीक चाहिए थी। तो हुआ ये कि स्टार्ट के अंदर तो इस तरह की फिंच थी जो इस जजीरे में गई होगी जहां पे ये सीड थे, लेकिन वो एक अरसा वहां रहने के बाद जब उसने बार बार सीड्स को यूज किया और उनको ब्रेक करने की कोशिश की
तो उनमें एवोल्यूशन इस तरह से आई कि ये जो वहां के जजीरे की फिंचेस थी आने वाली जनरेशन की, उनकी जो बीक थी वो इस तरह से ब्रॉड होती गई ताकि वो ज्यादा जोर से सीड्स को ब्रेक कर सके। और उसके बरक्स वो फिंच जो किसी ऐसे जजीरे में गई जहां पे कीड़े मकोड़े बड़े इजीली अवेलेबल थे, उसको किसी हार्ड सीड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी, तो आप देखो उसकी बीक उस तरह से इवॉल्व नहीं हुई, वो उसी तरह नैरो है, बारीक है, लॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसे इजीली सॉफ्ट इंसेक्ट मिल जाते हैं जिनको उसने एज ए फूड यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो डार्विन फिंचेस जो थी ये एक अलग स्पीशीज क्यों बनी? क्योंकि इनमें जियोग्राफिकली आइसोलेशन आ गई, अलग अलग जजीरों में रहने की वजह से अलग अलग माहौल मिले, अलग अलग उनके अंदर एवोल्यूशन हुई। इसी तरह कहता है ग्रैंड कैनियन स्क्विरल, इनकी पॉपुलेशन की एग्जांपल है। ये भी जो है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन की वजह से बनी है। ग्रैंड कैनियन क्या है ये देखो, ये आपके पास ग्रैंड कैनियन है जो इस तरह के एरियाज हैं कि आप देखते हो इनमें आपको स्टीप ढलवान मिलती है और बीच में आपके पास वो वैली है जहां से पानी गुजर रहा है। दरियाओं के बहाव ने लाखों अरबों सालों के अंदर इस खित्ता जमीन को इस तरह का बना दिया कि इनकी स्लोप देखो कितनी बड़ी है। क्यों? क्योंकि पानी गुजर गुजर के उसने यहां पे पहाड़ों को इस तरह काटा है कि आपके पास यूं स्लोप बन गई है। ये जो एक बहुत बड़े एरिया पे ये काम हुआ है, इसको एरिया को आप कह रहे हो ग्रेट कैनियन। और यहां की जो स्क्विरल है ये अब एक दूसरे से अलग हो चुकी है, ये एक अलग ही स्पीशीज बन चुकी है। तो ये भी क्या है? एलोपैट्रिक स्पीशिएशन है जो कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हुआ है। ठीक, शुरू में हमारा ये मानना है कि चूंकि सेम एरिया था तो जो भी स्क्विरल थी वो तो एक ही थी, एक ही स्पीशीज थी। लेकिन इस लाखों सालों के प्रोसेस ने जब खित्ता जमीन को इस तरह से आप कह लो शक्ल दी, तो वहां जो स्क्विरल थी ना उनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। कुछ स्क्विरल्स ऐसी थी जो आप कह लो नॉर्थ साइड पे रहने लगी और दूसरी वो थी जो साउथ साइड पे रहने लगी। नॉर्थ और साउथ साइड पे रहने वाली जो स्क्विरल्स है ना, इनमें फिर डिफरेंट डिफरेंट एवोल्यूशन हुई। कहते हैं कैनियन जो है ये तो कई लाखों सालों के अमल के बाद बने, लेकिन इसने क्या किया? इसने एक फिजिकल बैरियर बनाया जिसने स्क्विरल की पॉपुलेशन को, वो जो स्क्विरल शुरू में सेम थी उसको एक दूसरे से अलग कर दिया, जिसकी वजह से हमने कहा स्क्विरल के दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप वो है जो ग्रैंड कैनियन की नॉर्दर्न साइड पे रहता है और दूसरा ग्रुप वो है जो सदर्न साइड पे रहता है। ठीक, अब हुआ ये कि ये जो दो पॉपुलेशन थी ये एक दूसरे से आइसोलेटेड हो गई क्योंकि फिजिकल बैरियर की वजह से ये एक दूसरे से मेट नहीं कर पाते थे। तो हमने देखा डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलने की वजह से इनमें एवोल्यूशन हुई और एवोल्यूशन इंडिपेंडेंट हुई और हर एक की एवोल्यूशन अपने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक हुई, जिसकी वजह से इनके अंदर अपने अपने माहौल के मुताबिक कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आए और जेनेटिक डिफरेंसेस डेवलप हुए। और फाइनली क्या हुआ कि आपके पास ये देखो दो डिफरेंट एरियाज में रहने वाली जो स्क्विरल्स हैं, शुरू में इंसेस्टर सेम था लेकिन एनवायरनमेंट डिफरेंट मिलने की वजह से आज आपको ये दो अलग अलग स्पीशीज की शक्ल में मिलती हैं। इनमें से वो वाली स्क्विरल जो नॉर्थ साइड पे थी उसे हमने केवब स्क्विरल कहा और वो जो सदर्न साइड पे थी उसे हमने एबर्ट स्क्विरल कहा। ये देखो एबर्ट सदर्न साइड वाली, केबब जो नॉर्दर्न साइड के एरिया में थी। माहौल डिफरेंट था, फिजिकली आइसोलेटेड थे, अपने अपने माहौल के मुताबिक दो अलग स्पीशीज में इवॉल्व हो गए। ये बच्चों आपके पास कहलाती है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ये अगर देखा जाए तो एक तरह से प्री मेटिंग आइसोलेशन है, ऐसे ही है। दूसरा सिनेरियो देखो, सिंपैट्रिक स्पेसिएशन। सिंपैट्रिक स्पेसिएशन में अब आपने देखना है कि यहां फिजिकल बैरियर नहीं होगा, ये एक ही एरिया में रहते हुए आप देखोगे एक एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व होंगी। कहते हैं अगर हम इसका ओरिजिन देखें सिंपैट्रिक में तो ग्रीक वर्ड है सन, जिसका मतलब होता है इकट्ठे टुगेदर, और पैट्री का मतलब है नेटिव लैंड, यानी कि ये एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। जैसा कि आप देख सकते हो जब एक ही सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म सेम ज्योग्राफिक एरिया में ही रहते हुए एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएं, एरिया सेम है, स्पीशीज भी सेम है, लेकिन मेंबर्स जो है उनमें आपस में मेटिंग नहीं हो रही, अब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए। अब भी आप देखोगे कि आफ्टर मैनी जनरेशन
चूंकि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए हैं, तो इन दोनों की जो अगली नस्ल होगी, जनरेशन होगी, वो दो अलग स्पीशीज में इवॉल्व होगी। अब क्वेश्चन ये आता है, पीछे हमें एलोपैट्रिक में तो समझ आता है कि वहां असल में हैबिटेट डिफरेंट थे, इसलिए उन्हें माहौल डिफरेंट मिला और उनकी एवोल्यूशन डिफरेंट हुई। यहां तो माहौल भी सेम है, सेम एरिया में रह रहे हैं, फिर यहां वो कैसे दो अलग स्पीशीज में इवॉल्व होते हैं? तो उसका आंसर आगे है। इसमें फिर आप देखते हो कि आपके पास ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आती है ना, वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से आती है, जिनमें से एक फैक्टर हो सकता है इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन से मतलब है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये अपने माहौल में, इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब रोल प्ले करने से मतलब ये है कि इनका फूड सोर्स क्या है, ये किन के लिए एज ए फूड यूज होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो किस तरह इंपैक्ट होता है, इससे आप कह रहे हो इनकी इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप ग्रेड 11th में, हायर ग्रेड में पढ़ोगे, इससे हम निश भी कहते हैं, NICHE, इकोलॉजिकल निश। तो यहां उसकी तरफ इशारा है कि आपके पास सेम एरिया में रहते हुए अगर इकोलॉजिकल निश चेंज हो जाए, उनका इंपैक्ट, उनकी सिग्निफिकेंस चेंज हो जाए, उनका सोर्स ऑफ फूड चेंज हो जाए, तब भी आप देखते हो कि एक ही स्पीशीज के मेंबर दो अलग स्पीशीज में भी इवॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो अगर हम इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन में देखें तो कहते हैं यहां पे एक ही पॉपुलेशन के जो डिफरेंट मेंबर्स है ना, ये डिफरेंट सोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एरिया को, विद इन सेम एरिया डिफरेंट लोकेशन को प्रेफर करेंगे, डिफरेंट टाइमिंग को प्रेफर करेंगे, डिफरेंट फूड सोर्स को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है। जैसे अभी याद करो, मैंने आपको पीछे फ्रॉग की एग्जांपल दी थी कि सेम जगह पे है, सेम एरिया है, लेकिन ब्रीडिंग टाइम चेंज हो गए, तो इन्होंने वहां सेम एरिया में रहते हुए डिफरेंट रिसोर्स को जो है वो यूटिलाइज किए, जिसकी वजह से इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गई। दूसरी वजह क्या हो सकती है? बिहेवियरल शिफ्ट। बिहेवियर शिफ्ट में जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेटिंग टाइम जो है वो डिफरेंट हो जाता है, जैसे फ्रॉग का, कुछ इवनिंग में कह रहे हैं, कुछ नाइट में। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मेटिंग प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, जो अपना पार्टनर है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उस बेस पे भी आप देखते हो फर्क आ जाते हैं कि खास तरह के ट्रेड्स रखने वाले पार्टनर को ही सिलेक्ट किया जाता है मेटिंग के लिए, जिस वजह से आप देखते हो विद टाइम, विद मैनी जनरेशन, जो हर जनरेशन है वो पहले से मुख्तलिफ होती है, एक नई जनरेशन में इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो एलोपैट्रिक क्विकली रिवाइज करते हैं, ज्योग्राफिकल सेपरेशन की वजह से। सिंपैट्रिक, सेम ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन अगर डिफरेंट रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, डिफरेंट बिहेवियर यूज कर रहे हैं, मेटिंग प्रेफरेंस टाइम वगैरह, तब भी आप देखते हो एक ही जगह रहते हुए एक ही स्पीशीज के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, वो विद टाइम आफ्टर मैनी जनरेशन दो अलग स्पीशीज में इवॉल्व हो जाते हैं। और हमारे पास यहां बेहतरीन एग्जांपल आती है सिंपैट्रिक की, स्पेसिएशन की, चिचलेट फिश। चिचलेट फिश जो है ये सेंट्रल अमेरिका में एक लेक है, लेक निकरागुआ। अब उस सेम लेक में रहते हुए हम देखते हैं ये टोटली दो डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हो चुकी है। ठीक है, आप इनको इनकी इनकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से देखो, यहां देखो एक बड़ा सा बंप नजर आ रहा है, यहां वाला बंप इतना छोटा है, हाईलाइट नहीं हो रहा, आप उनके कलर को देख सकते हो। तो ये दो डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हो गई है, हालांकि एक ही सेम लेक में रहती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिफरेंट रिसोर्सेज यूज किए, इनका फूड सोर्स डिफरेंट है, मेटिंग प्रेफरेंसेस जो है इनकी एक दूसरे से डिफरेंट हो गई है, चाहे सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, लेकिन फीडिंग हैबिट्स बदलने की वजह से इनकी जो फीडिंग है प्रायोरिटी वो डिफरेंट है। यानी कि ये एक तरह से इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन में आ रहे हैं। ये जो प्रोसेस हमने कहा था कि अगर आप डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स रखते हो तो ये आपकी निश को शो कर रहा है, तो उस वजह से भी हमने देखा कि विद टाइम ये डिफरेंट स्पीशीज के अंदर इवॉल्व हो गई, और आज आपके पास ये दो अलग स्पीशीज कहलाती हैं, चाहे इनका एंसेस्टर जो था वो सेम था। तो ये आपके पास सेकंड एसएलओ था, डिस्क्राइब स्पेसिएशन, के किस तरह से नई स्पीशीज बनती हैं, जिनमें आपके पास प्री मेटिंग और पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन हो सकती है। और अगर आप ज्योग्राफिकली देखो तो अगर ज्योग्राफिकल बैरियर है तो वो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है, और अगर सेम एरिया में रहते हुए डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जाए तो आपके पास सिम्पैट्रिक एसोसिएशन, स्पेसिएशन बन जाता है। ठीक है, स्पेसिएशन वर्ड। आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा।
आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसको प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट एसएलओ में हमने इंशाल्लाह डार्विन का जो वॉयेज है ना, सफर है, जहां से ये सारा आइडिया उसके जहन में आया, उसको हमने एक्सप्लोर करना है। कल मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।